जय हिंद। आप सभी को इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समूच के बारे में जानेंगे और सबसे पहले समूच के परिचय के बारे में जानेंगे। इसका परिचय क्या है। समूच की अवधारणा आधुनिक गणित की आधार है, जो आजकल इस अवधारणा का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में की जाती है। इस अवधारणा का प्रयोग फलन और संबंध के अध्ययन में किया जाता है, जो कि आधुनिक गणित के लिए बहुत ही उपयोगी है। गणित में समूच शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। वास्तव में समूच शब्द का प्रयोग त्रिकोणमितीय श्रेणियों के प्रश्नों को हल करते समय किया गया था। ये तो गणित में समूच शब्द अपरिभाषित है, लेकिन इसे समझने के लिए हम इस प्रकार इसको परिभाषित करते हैं। जैसे कि इसका परिभाषा है डिफिनेशन। किसी सुपरिभाषित वस्तुओं को संग्रह को सेट्स कहते हैं। यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का अर्थ है कि किसी वस्तु का संग्रह जो है एक दूसरे का भिन्न हो, यानी कह सकते हैं कि उसका पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इस प्रकार हम उसको सुपरिभाषित वस्तु कहते हैं, यानी किसी सुपरिभाषित वस्तुओं को संग्रह को समूच कहते हैं। अब हम कुछ समूच के जो है समूह पर विचार करेंगे कि ये कौन जो सुपरिभाषित वस्तु है जो समूच हो सकता है। अब कुछ समूच के समूह पर विचार करेंगे, जैसे तेज विद्यार्थियों का समूह। अब यह इसको कहा जाए क्या ये समूच होगा, तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हम इसको कितना कहेंगे कि तेज विद्यार्थी है, क्योंकि इसमें हम ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कितना तेज विद्यार्थी है। इस परिस्थिति में ये क्या होगा, यह तेज विद्यार्थियों का समूह जो होगा ये आपका समूच नहीं होगा। अब सेकेंड है, यानी दूसरा, मोटे लड़कों का समूह। इसमें भी इसी प्रकार है। इसमें भी किसको कितना मोटा कहा जाए, इसमें भी हम सही से उसको हम पता नहीं कर सकते हैं कौन कितना मोटा है। ठीक है, यानी सभी एक दूसरे का भिन्न नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये भी मोटे लड़कों का समूह, यानी भी जो है आपका सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आपका समूच नहीं होगा। इस तीसरा है सुंदर लड़कियों का समूह। अब इसमें भी सुंदर लड़कियों का समूह में हम मापदंड नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना सुंदर है और किसको कितना सुंदर कहा जाए। इसमें भी हम सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका सुंदर लड़कियों का समूह समूच नहीं होगा। अब अगला है सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। तो ये समूच हो जाएगा क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। इस प्रकार जो है ये सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें जो होगा आपका यह समूच होगा। अब अगला है सभी पूर्णांकों का समूह। तो पूर्णांक में यानी उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक जो होगा, दोनों संख्या धनात्मक ऋणात्मक संख्या को ये हम पूर्णांकों का समूह जो होगा ये भी आपका जो होगा समूच कहलाएगा। ये भी आपका सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, यानी संग्रह है। अगला है किसी खास विद्यालय कक्षा 9th के कुल छात्रों का समूह। अब किसी कक्षा है 9th का, उसमें छात्रों की संख्या, तो उसमें भी तो हम निश्चित है, ज्ञात है, इसमें भी हम ज्ञात करें हाँ इसमें सभी बच्चा का इतना है 90 या 75 है, तो इसमें भी हम क्या एक एक बच्चा का जो है सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह में हो रहा है। इस प्रकार ये भी क्या होगा, आपका समूच हो जाएगा। 7वां है किसी विशेष विद्यालय में शिक्षकों का समूह इत्यादि। ये भी आपका क्या होगा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ये भी जो होगा आपका समूच कहलाएगा। अब हम समुच्चय का निरूपण और इसके अवयव के बारे में जानेंगे कि समुच्चयों को हम कैसे निरूपण करते हैं, यानी उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसके अवयव को भी किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम समुच्चयों को कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से उसको हम सूचित करते हैं। जैसे A, B, C, Z तक, इसमें से किसी भी हम कैपिटल लेटर से जो है इसको हम समुच्चय को सूचित करते हैं। और समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं। जैसे A का अवयव
ABCDE, ये क्या है? ये समुच हो गया। ये समुच का ये सूचित किया कैपिटल लेटर ए, और इसके अब ये स्मॉल लेटर से क्या हुआ, इसको हम सूचित किए। तो इस प्रकार क्या होगा, ये समुच का निरूपण और इसके अव्यय को हम इस तरह करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, और वो है कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत। इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, यानी कि समुच्चयों को जो है कुछ मानक संकेत में हम यहाँ पे जो दिखाए हुए हैं, जो एन जो होता है, एन का जो संकेत है, जो सिंबल है, इसका अर्थ होता है प्राकृत संख्याओं का समूह। तो प्राकृत संख्या तो आप जानते हैं कि 1 2 3 जो गिनती की संख्या जो लिखा जाता है, जो 1 2 3 शुरू होता है, उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एन के जो एन सिंबल को हम क्या समझेंगे, प्राकृत संख्याओं का समूह। ठीक है। अब दूसरा है जेड या आई। अब जेड आई को हम पूर्णांकों का समूह समझेंगे। पूर्णांक आप जानते हैं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या रहे, तो उस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, यह जेड जो होगा ये आपका पूर्णांकों का समूह जो होगा, इस मानक संकेत का वहां पे समझेंगे। अब ये क्यू जो है आपका परिमेय संख्याओं का समूह, क्यू रहेगा तो हम उसको क्या समझेंगे, परिमेय संख्याओं का समूह समझेंगे। फिर अगला है आर। आर को हम क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय आपका हो गया, पूर्णांक भी हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, ये सब आपका आ जाएगा वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या आर जो रहेगा, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी इसमें कॉम्बिनेशन आता है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तो आपका प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या सभी पूर्णांक हो, सब क्या होगा आपका, वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अपरिमेय भी जो होगा वास्तविक संख्या आर को हम उस मानक को संकेत जो है आर को हम समझेंगे, वास्तविक संख्या का समूह आर को समझेंगे। दोनों संग्रह रहेगा परिमेय और अपरिमेय का। जेड प्लस हो जाएगा आपका जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब हो गया इसके ऊपर यानी प्लस जो है, यानी कि यह जो है धन पूर्णांक, ओनली धन पूर्णांक का समूह रहेगा। ठीक है। क्यू प्लस ये भी क्या होगा, केवल धन पूर्णांक परिमेय का समूह, ऋणात्मक नहीं रहेगा, केवल धन पूर्णांक का समूह रहेगा। और अगला है सतवा है जो आपका आर प्लस जो है, ये आपका धन वास्तविक, इस पे आपका ऋणात्मक नहीं रहेगा, केवल धन वास्तविक संख्याओं का समूह रहेगा। अब हम लोग कुछ अर्थ के बारे में जानेंगे, और वो अर्थ है संकेत बिलोंग्स। ये जो सिंबल है, इस बिलोंग्स का सिंबल होता है, और ये आपका जो है नॉट बिलोंग्स का अर्थ है। ये सिंबल नॉट बिलोंग्स है। बिलोंग्स मतलब होता है कि वह उसका एलिमेंट है या नहीं है। यह आपका एलिमेंट जो हो गया, मतलब वो उसका सदस्य होगा, और यह जो होगा ये मतलब नॉट बिलोंग्स कहलाएगा, मतलब ये आपका जो है सदस्य नहीं होगा। जैसे कि एक्स बिलोंग्स ए, यानी कि एक्स जो है समूह ए का क्या है, सदस्य है। यानी इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि ए का अगर समूह 1 2 3 4 इस प्रकार अगर दिया रहे, ठीक। अब कहा जाए कि 1 बिलोंग्स टू द सेट ए, तो ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा क्योंकि इसका सदस्य है। फिर इसी प्रकार 2 भी ए का क्या होगा, सदस्य है। इसी तरह 3 भी है, समूह ए का सदस्य है। इसी प्रकार 4 जो है ये भी क्या है, ए का सदस्य है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए। यदि अब 5 बिलोंग्स सेट ए, अब ये जो है 5 जो है इस सेट का सदस्य नहीं है, तो इस परिस्थिति में इसको हम इस प्रकार काट देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 5 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, मतलब 5 जो है समूह ए का सदस्य नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, और वो टॉपिक है समुच्चयों को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है। इसको अंग्रेजी में मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ठीक है। पहला जो विधि है सारणी या तालिका रूप, जिसको अंग्रेजी में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा है विधि प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण। ठीक। इसको अंग्रेजी में सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। यह जो है
समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए दो विधियां हैं। ठीक, पहला विधि हो गया सारणी विधि या तालिका रूप, जो सारणी तालिका रूप हो या सारणी रूप हो गया। दूसरा हो गया प्रतीकात्मक विधि यानी प्रतीकात्मक रूप। अब हम सारणी रूप के बारे में जानेंगे कि सारणी रूप किस तरह लिखा जाता है, तो सारणी रूप की किस तरह होता है। तो सारणी रूप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मंझला कोष्ठक के अंदर एक एक कट कोमा देकर व्यक्त करते हैं। जैसे ए के प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। ठीक, व्यक्त करता है। तो इसको हम सारणी रूप में कैसे लिखेंगे, तो सारणी रूप में लिखने के लिए बताए हैं कि मंझला कोष्ठक के अंदर लिखना है। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या था 1, 2, 3, 4, यह जो हो जाएगा आपका सारणी रूप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो होगा आप इसको रोस्टर फॉर्म में व्यक्त कर देंगे, यानी टेबुलर फॉर्म में इसको व्यक्त कर देंगे। अब दूसरा विधि है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण। इस विधि को व्यक्त करने के लिए जो तरीका है, इस विधि में, इस रूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सदस्यों के बारे में, उसके सदस्यों के बारे में जो एक साधारण गुण जो है प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता हो, तो इस तरह उसको बताकर व्यक्त करते हैं। जैसे ये 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो। ठीक, तो इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मंझले कोष्ठक के अंदर चर लिखकर, एक चर लिखकर, फिर तिरछी लकीर या सेमी कॉलन लिखकर, फिर एक्स लिखकर कॉमा देकर उसको व्यक्त करते हैं। जैसे a इक्वल टू एक्स, ये आपका तिरछी लकीर हो गया, x 5 से छोटी प्राकृत संख्या, यह आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। या इसको ऐसे भी लिखेंगे x सेमी कॉलन x 5 से छोटी प्राकृत संख्या। इस प्रकार जो होता है यह आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब हम लोग परिमित या अब हम लोग परिमित एवं अपरिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे। परिमित समुच्चय जिस समुच्चय के अवयव की संख्या गिना जा सके वो आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा, और अपरिमित समुच्चय जिस समुच्चय के अवयव की संख्या नहीं गिना जा सके वो आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए परिमित समुच्चय कैसा होता है, तो परिमित समुच्चय जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें क्या है अवयव की संख्या 4 है, इसमें अवयव की संख्या हमें प्राप्त है, तो इसलिए ये आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा, ये आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। और दूसरा हो गया अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिना नहीं जा सके, तो जैसे a 1 2 3 4 यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में हमें अवयव की संख्या मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। और अगला है परिमित समुच्चय के अवयव की संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिट सेट। ठीक है, तो इस परिमित समुच्चय में जैसे कि किसी भी समुच्चय के जो अवयव की संख्या होता है वही क्या कहलाता है, उस परिमित समुच्चय के अवयव की संख्या कहलाती है, मतलब कार्डिनल नंबर कहलाती है। और इसे Na से सूचित करते हैं, Na से, मतलब ये आप हो गया, ये जो हो गया आपका समुच्चय का अवयव की संख्या का ये हो गया आपका Na। ठीक है, अब अगला है बराबर समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब देखिए दो समुच्चय है, ठीक, और दोनों का अवयव की संख्या हूबहू हो, एक जैसा हो, है ना, भले क्रम में एक दूसरे के बराबर ना ही हो, लेकिन अवयव जो हो एक दूसरे में क्या हो, सेम हो, मतलब हूबहू हो, तो वो आपका इक्वल सेट्स कहलाएगा। अब हम लोग समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, इसको अंग्रेजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक, पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में नूल सेट या इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है,
रिक्त समुच जो है, यदि कि समुच में एक भी अव्यय नहीं हो, वह क्या कहलाएगा? रिक्त समुच कहलाएगा। और रिक्त समुच कैसे उसको हम सूचित करेंगे? रिक्त समुच आपका ऐसे रहेगा, पाई से, है ना, या मंझिला कोष्ठ से हम उसको सूचित करेंगे रिक्त समुच को। अब दूसरा है एकल समुच, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिंगलेटर सेट। ठीक है, जिस समुच में केवल एक अव्यय हो तो वह आपका एकल समुच कहलाएगा। अब देखिए एकल समुच कैसे रहेगा, जिसको आपका ऐसा रहेगा 1 2 मंझिला कोष्ठ में 3 5, इस प्रकार जो होगा ये आपका एकल समुच का प्रकार हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकल समुच का प्रकार हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा है युग्म समुच, जिसको अंग्रेजी में पेयर सेट कहते हैं। तो जिस समुच में अव्यय की संख्या 2 हो, केवल 2 हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? युग्म समुच कहलाएगा। जैसे युग्म समुच का आपका हो गया एग्जाम्पल 1 2 1 3, इस प्रकार जो रहेगा आपका युग्म समुच का उदाहरण होगा। अब चौथा है समुच्चयों का समूह, जिसको अंग्रेजी में सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। जिस समुच में अव्यय के प्रत्येक अव्यय, जिस समुच में अव्यय की प्रत्येक अव्यय अगर समुच में हो तो वह क्या कहलाएगा? आपका समुच्चयों का समुच कहलाएगा। और देखें कैसे इस समुच्चयों का समुच होगा, कैसे? इस प्रकार जो होगा ये समुच्चयों का समुच होगा, क्योंकि इस समुच के प्रत्येक अव्यय क्या है? एक समुच्चय है, इसलिए ये आपका समुच्चयों का समुच होगा। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। बस इतना के लिए आप लोगों सभी को धन्यवाद, थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, परिमित एवं अपरिमित, इसको अंग्रेजी में फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स कहते हैं। ठीक, परिमित समुच जो है, जिस समुच में अव्यय की संख्या गिना जा सके, वह आपका परिमित समुच कहलाएगा। और अपरिमित समुच जो है, जिस समुच में अव्यय की संख्या नहीं गिना जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच कहलाएगा। जैसे अपरिमित समुच का, ये समुच का है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपका क्या है? अपरिमित समुच का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अव्यय की संख्या नहीं गिना जा सकता है। लेकिन वही परिमित समुच का अव्यय की संख्या जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है? परिमित समुच का जो है ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें अव्यय की संख्या गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें अव्यय की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, और वो टॉपिक है समुच्चयों को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ठीक है, पहला जो विधि है सारणी या तालिका रूप, जिसको अंग्रेजी में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा है विधि प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण। ठीक, इसको अंग्रेजी में सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। यह जो है समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए 2 विधियां हैं। ठीक, पहला विधि हो गया सारणी विधि या तालिका रूप, जो सारणी तालिका रूप हो या सारणी रूप हो गया। दूसरा हो गया प्रतीकात्मक विधि यानी प्रतीकात्मक रूप। अब हम सारणी रूप के बारे में जानेंगे कि सारणी रूप किस तरह लिखा जाता है, तो सारणी रूप की किस तरह होता है। तो सारणी रूप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मंझिला कोष्ठक के अंदर एक एक कट कोमा देकर व्यक्त करते हैं। जैसे ए के प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। ठीक, व्यक्त करता है। तो इसको हम सारणी रूप में कैसे लिखेंगे? तो सारणी रूप में लिखने के लिए बताए हैं कि मंझिला कोष्ठक
के अंदर लिखना है। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या था 1, 2, 3, 4। यह जो हो जाएगा आपका सारणी रूप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो होगा आप इसको रोस्टर फॉर्म में व्यक्त कर देंगे, यानी टेबुलर फॉर्म में इसको व्यक्त कर देंगे। अब दूसरा विधि है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण। इस विधि को व्यक्त करने के लिए जो तरीका है, इस विधि में, इस रूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सदस्यों के बारे में, उसके सदस्यों के बारे में जो एक साधारण गुण जो है प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता हो, तो इस तरह उसको बताकर व्यक्त करते हैं। जैसे ये 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह हो, ठीक, तो इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे? तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मंझले कोष्ठक के अंदर चर लिखकर, एक चर लिखकर, फिर तिरछी लकीर या सेमी कॉलन लिखकर, फिर एक्स लिखकर कॉमा देकर उसको व्यक्त करते हैं। जैसे a इक्वल टू एक्स, ये आपका तिरछी लकीर हो गया, एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या, यह आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। या इसको ऐसे भी लिखेंगे एक्स सेमी कॉलन एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या। इस प्रकार जो होता है यह आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब हम लोग परिमित या परिमित एवं अपरिमित समूह के बारे में जानेंगे। परिमित समूह जिस समूह के अवयव की संख्या गिना जा सके वो आपका परिमित समूह कहलाएगा, और अपरिमित समूह जिस समूह के अवयव की संख्या नहीं गिना जा सके वो आपका अपरिमित समूह कहलाएगा। अब देखिए परिमित समूह कैसा होता है। तो परिमित समूह जैसे कि ए इक्वल टू ए 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें क्या है अवयव की संख्या 4 है, इसमें अवयव की संख्या हमें प्राप्त है, तो इसलिए ये आपका परिमित समूह कहलाएगा, ये आपका परिमित समूह कहलाएगा। और दूसरा हो गया अपरिमित समूह जिसमें अवयव की संख्या गिना नहीं जा सके। तो जैसे ए 1 2 3 4 यानी कि प्राकृत संख्याओं का समूह, ठीक। तो प्राकृत संख्याओं का समूह में हमें अवयव की संख्या मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए आपका अपरिमित समूह हो गया। और अगला है परिमित समूह के अवयव की संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिट सेट, ठीक है। तो इस परिमित समूह में जैसे कि किसी भी समूह के जो अवयव की संख्या होता है वही क्या कहलाता है, उस परिमित समूह के अवयव की संख्या कहलाती है, मतलब कार्डिनल नंबर कहलाती है। और इसे एन से सूचित करते हैं, एन से, मतलब ये आप हो गया, ये जो हो गया आपका समुच्चय का अवयव की संख्या का ये हो गया आपका एन, ठीक है। अब अगला है बराबर समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब देखिए दो समुच्चय है, ठीक, और दोनों का अवयव की संख्या हूबहू हो, एक जैसा हो, है ना, भले क्रम में एक दूसरे के बराबर ना ही हो, लेकिन अवयव जो हो एक दूसरे में क्या हो, सेम हो, मतलब हूबहू हो, तो आपका इक्वल सेट्स कहलाएगा। अब हम लोग समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। इसको अंग्रेजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कहते हैं, ठीक। पहला प्रकार है रिक्त समूह, जिसको अंग्रेजी में नूल सेट या इम्पटी सेट कहते हैं, ठीक है। रिक्त समूह जो है, यदि कि समूह में एक भी अवयव नहीं हो वह क्या कहलाएगा, रिक्त समूह कहलाएगा। और रिक्त समूह कैसे उसको हम सूचित करेंगे, रिक्त समूह आपका ऐसे रहेगा पाई से, है ना, या मंझिला कोष्ठक हम उसको सूचित करेंगे रिक्त समूह को। अब दूसरा है एकल समूह, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिंगलेटर सेट, ठीक है। जिस समूह में केवल एक अवयव हो तो आपका एकल समूह कहलाएगा। अब देखिए एकल समूह कैसे रहेगा, इसको आपका ऐसा रहेगा 1 2 मंझला कोष्ठक में 3 5, इस प्रकार जो होगा ये आपका एकल समूह का प्रकार हो जाएगा, ये ठीक है, क्या हो जाएगा, एकल समूह का प्रकार हो जाएगा, ठीक। अब
तीसरा है युग्म समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में पेयर सेट कहते हैं। तो जिस समुच्चय में अवयव की संख्या 2 हो, केवल 2 हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? युग्म समुच्चय कहलाएगा। जैसे युग्म समुच्चय का आपका हो गया एग्जाम्पल 1 2 1 3, इस प्रकार जो रहेगा आपका युग्म समुच्चय का उदाहरण होगा। अब चौथा है समुच्चयों का समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। जिस समुच्चय में अवयव के प्रत्येक अवयव, जिस समुच्चय में अवयव की प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय में हो, तो वह क्या कहलाएगा? आपका समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। और देखें कैसे इस समुच्चयों का समुच्चय होगा। कैसे? इस प्रकार जो होगा ये समुच्चयों का समुच्चय होगा, क्योंकि इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव क्या है? एक समुच्चय है, इसलिए ये आपका समुच्चयों का समुच्चय होगा। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। बस इतना के लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद। थैंक्स।